हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये जून 2022 का पास एग्जाम का पेपर सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैंने बाकी पूरे जितने भी ईयर्स के पेपर्स हैं हर एक ईयर्स के पेपर सॉल्व किए। सर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको पूरे पास एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाए। ये बहुत हेल्प करता है सर, क्योंकि मैंने देखा है सर इतने टाइम से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, स्टूडेंट को बहुत हेल्प होती है और उससे पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना क्योंकि बहुत हेल्प करेगी ये प्लेलिस्ट। दूसरी बात ये, जैसे ही आपका टैक्स का पेपर होगा वो टैक्स के पेपर का सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा ताकि स्टूडेंट चेक कर पाए कि उनका टैक्स के पेपर में कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर। और सर याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, बहुत हेल्प होती है सर, इससे कई सारी काम की वीडियो होती है। चलो ध्यान दो। एन एम्प्लॉय प्रोवाइड फ्री रिफ्रेशमेंट टू हिज एम्प्लॉय फॉर विच ही इंकर्ड एन अमाउंट ऑफ ₹80 पर सच रिफ्रेशमेंट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री में रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है, जिसके लिए वो चार्ज कितना कर रहा है, ₹80 पर रिफ्रेशमेंट। स्टेट द अमाउंट विच इज टू बी ट्रीटेड एज परक्विजिट फॉर द एम्प्लॉय एंड इज टैक्सेबल वैल्यू एज पर सेक्शन 115 BAC। ओ भाई, ये सेक्शन 115 BAC अगर ऑप्ट करता है तो याद है वो जो ₹50 पर मील वाली जो एग्जेम्पशन थी ना, वो अप्लाई नहीं होगी। पूरा का पूरा जो 80 मिला है क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर, टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। देखो सॉरी, ललित प्रेजेंट यू फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 एज पर 115 JC। सर क्या ये AMT की बात कर रहे हैं? यस सर, AMT के हिसाब से टैक्स इसका 18 लाख है, इनकम टैक्स के हिसाब से इसका टैक्स बन रहा है सर 23 लाख। अब आपसे ये बोल रहा है सर इसके पास AMT की क्रेडिट 8 लाख रुपीस की पहले से पड़ी हुई है, व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी? हमने बोला था सर दोनों में विचएवर इज हायर पे करना रहेगा। हायर कितना है सर? 23 लाख। पर अगर आपके पास पहले से अगर AMT की क्रेडिट पड़ी हुई है और अगर आपका इनकम टैक्स ज्यादा पे करने का बन रहा है तो क्या आप AMT की क्रेडिट यूज कर सकते हो? यस सर, कर सकते हो, पर आप क्रेडिट उतनी ही यूज कर पाओगे सर जितना वो AMT मिनिमम तक पहुंचता है। मतलब देखो सर, दोनों में विचएवर इज हायर कितना हो गया? 23। इसमें आप AMT की क्रेडिट यूज कर सकते हो सर 5 लाख की। आप बोलोगे सर पूरे 8 लाख की क्रेडिट क्यों नहीं यूज कर सकते? सिंपल है, आपका मिनिमम टैक्स तो कितना हो जाएगा सर? 18 लाख। इससे कम तो आपको टैक्स लायबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो सर अपन 5 लाख की क्रेडिट यूज कर लेंगे तो हमारा AMT पे कर मतलब टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी सर? सिंपल सी बात है, 18 लाख। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन, सिंपल इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, Ram, age 45 years, received 12 installment of amount 42,000 on the basis of reverse mortgage scheme during the financial year। ओ भाई, मैंने आपको हमेशा से एक बात जब भी पढ़ाई है तब एक बात सिखाई है, रिवर्स मॉर्गेज मतलब आंख बंद करके क्या करना है सर? एग्जेम्प्ट। सोचना ही मत रिवर्स मॉर्गेज मतलब एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अगला वाला देखो, एज पर सेक्शन 21B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which out of the following is not a requirement, not a requirement for amalgamation of two companies। क्या एसेट वाली रिक्वायरमेंट है? यस सर। मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पढ़े है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑल द लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी आर ट्रांसफर्ड, ये पढ़े हैं सर, ये तो है। सर शेयर होल्डर 3/4 ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ये भी है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ? चलो फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। The benefit of payment of advance tax in one installment on or before 15 March is available to, याद करो सर, 44 AD वाले लोग एंड ADA वाले लोग। प्रिजम्पटिव वाले लोगों को ऑप्शन होता था कि वो चाहे तो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली एक साथ ऑन और बिफोर 15 मार्च पे कर सकते हैं। तो देखो सर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। सतीश, एज 45 years, is having a house property at Hyderabad। The municipal valuation दिया हुआ है, पेयर रेंट दिया हुआ है सर, म्युनिसिपल वैल्यू और पेयर रेंट दोनों में विचएवर इज हायर, तो हायर कितना हो जाएगा? 2,50,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सर 11,15,000, तो स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करेंगे तो विचएवर इज लोअर, लोअर कितना हो जाएगा सर? स्टैंडर्ड, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, सर एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 11,50,000। हायर लोअर खेल लिया अपन ने। उसके बाद देखो सर, ये लेट आउट अ प्रॉपर्टी एट अ रेंट ऑफ 1,05,000 पर मंथ। तो सर देखो भैया 1,05,000 इंटू 12, ये हो गया सर 12,60,000। प्रॉपर्टी कुछ वेकेंट वगैरह भी थी। रेंट ऑफ द मार्च कुल नॉट बी रियलाइज्ड डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स एज द टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी। तो भैया एक महीने का इसको रेंट नहीं मिला,
1 महीने का नहीं मिला तो इसका सर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, देखो भाई एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना हो गया सर 11,55,000। और मैंने आपको सिखाया था सर अगर वैकेंसी का केस है तो क्या हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो लेते हैं, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते हैं, क्या वो जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल है क्या उसी को ले लेते हैं? यस सर। तो हमारा सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा 11,55,000। समझ आया? आगे देखते हैं। ऑल द कंडीशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट आर सेटिस्फाइड, ही हैज पेड अ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 2,30,000। भाई म्युनिसिपल टैक्स भी पे किए, माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स 2,30,000 का माइनस हो जाएगा, माइनस 2,30,000, ये आ जाएगा सर 9,25,000। ये आ गया हमारा NAV, माइनस कर लो सर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है सर 2,77,500। अरे इंटरेस्ट भी दिया है क्या? ये दिया हुआ है सर, ये पेड इन इंटरेस्ट ऑफ 2,50,000। तो सर क्या इंटरेस्ट पूरा मिल जाएगा? यस सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड थोड़ी है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो इंटरेस्ट पे लिमिट होती सर। तो 2,50,000 इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, तो ये आ रहा है सर 3,97,500। ये आ गया सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और देखते हैं, ये रहा सर ऑप्शन। समझ आया? सिंपल, मैंने आपको सॉल्व करके भी इसीलिए दिखाया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग परक्विजिट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम एज पर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC के हिसाब से कौन सा परक्विजिट एग्जेम्प्ट है? देखो सर, हेल्पर फैसिलिटी, क्या ये टैक्सेबल है? यस सर। लैपटॉप गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर द ऑफिशियल यूज ओन्ड रिटेन विद द एम्प्लॉयर, सर क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस सर। लैपटॉप और कंप्यूटर तो अपन छोड़ देते हैं। अगला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल है सर, यूनिफॉर्म अलाउंस टैक्सेबल है सर। आगे देखो, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो, Sarad is a karta of HUF doing business at Delhi. Sarad is residing in USA for the past 6 years and he visited India for 30 days every year for filing income tax return of HUF. His 3 sons and wife take care of the affair of the business in India. What will be the residential status of HUF? देखो भाई, HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करोगे तो HUF के केस में अपन ने सिंपल क्या पढ़ा था सर? उसका सर कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो सर क्या उसे रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा? यस सर। और यहां तो लिखा हुआ है ना सर, उसके बेटा और वाइफ जो है वो क्या बिजनेस इंडिया में मैनेज करते हैं HUF का? यस सर। तो HUF रेसिडेंट तो हो गया, पर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी देखने के लिए अपन कर्ता का स्टेटस देखते हैं। अब देखो भाई, कर्ता हर साल सिर्फ 30 डेज आता है, तो क्या ये पिछले मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 में से 729 डेज या लेस इंडिया में? यस सर। तो क्या रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कहानी हो जाएगी? यस सर। HUF रेसिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ड्यू टू कर्ता। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो सर, 9th, HUF is having total income of 22,50,000 for the previous year ended 31st March. Compute the net tax liability of HUF if you opt for 115 BAC. ओ भाई 115 BAC है तो हमें सर मेहनत करनी पड़ेगी सर। 22,50,000 पहले 2.5 लाख तक तो नील, ठीक है, ये हो जाएगा नील। फिर इसको माइनस करते हैं, 22,50,000 माइनस 2.5 लाख, ये आ जाएगा सर 20 लाख। अगले 20 लाख में फिर 2.5 लाख, नेक्स्ट 2,50,000 सर 5%, तो ये आ जाएगा 17,50,000। फिर नेक्स्ट 2,50,000 उसमें आ जाएगा सर 10%, तो ये आ जाएगा सर 15 लाख। फिर नेक्स्ट 2,50,000 में 15%, फिर ये आ जाएगा 12,50,000। फिर नेक्स्ट 2,50,000 में 20%, तो ये आ जाएगा 10 लाख। फिर नेक्स्ट 2,50,000 में 25%, तो ये आ जाएगा 7,50,000। तो नेक्स्ट 2,50,000 में 30%, तो बचा कितना सर? 5 लाख। ठीक, तो सर ये देखो, अब इसका टैक्स निकाल लेते हैं अपन, और बचा ही जो 5 लाख है ना सर, इसमें पूरे में 30% ही लगेगा सर। चलो तो टैक्स निकालते सर, तो पहले 2.5 लाख पे 5% आ जाएगा 12,500, फिर 25,000, फिर करना पड़ेगा
2,50,000 का 15%, ये है 37,500, ये 50,000, ये हो जाएगा 2,50,000 का 25%, 62,500, ठीक है। और 2,50,000 का 30%, 75,000, और 5 लाख का ये आ जाएगा 1,50,000। ये आ गया। अब इसको ऐड करना चालू करते हैं। 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, ये आ रहा है सर 412500 प्लस 4% भी कर लेते, प्लस 4%, एजुकेशन से इसका 429,000, ये इसका फाइनल टैक्स आ जाएगा। देखो सर ये रहा 429,000। समझ आया सर? थोड़ा प्रोसेस लंबा था बट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अगला क्वेश्चन देखो सर, कभी गॉट द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम द फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग ग्रोन इन द नर्सरी। सर क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस सर, ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इनकम डिराइव फ्रॉम रिमूविंग द हे फ्रॉम द बेसिक ग्रेन्स, क्या ये भी एग्जेम्प्ट है? यस सर, ये भी एग्जेम्प्ट है। रिसीव रेंट फॉर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 3 लाख which is given of seedling to Aryan, सर क्या ये भी एग्जेम्प्ट है? ये सर तीनों ही एग्रीकल्चर पर्पस से एग्जेम्प्ट है। तो कंप्यूट द टोटल इनकम, टोटल इनकम नील आ जाएगी सर, कोई टैक्सेबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एज पर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, चैरिटेबल वाली बात आने वाली है। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA and subsequently it has adopted or undertaken modification of the object which does not conform to the condition of registration, then it shall be required to make an application in the prescribed form and manner within a period of sir 30 days from the date of said adoption or modification to the principal commissioner or commissioner and thereupon obtain fresh registration। सर ये तो डेज याद रखने वाली बात है, ये थोड़ा सा लॉ याद रखने वाली बात आ जाती है, ठीक है। अगला देखो 222E, याद है डीम डिविडेंड। Deemed dividend which deemed certain payment as dividend is applicable only to the shareholder of कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर? सर क्लोजली हेल्ड कंपनी, सिंपल है सर। आगे आओ देखो, Shritan grows tomatoes and he uses them for the purpose of manufacturing tomato ketchup in the factory. Okay, 60% of the tomatoes are sold for 5 lakh and the cost of cultivation is 3,50,000। तो भाई देखो टमाटर जो बेच रहा है क्या ये एग्रीकल्चर इनकम में कवर्ड हो जाएगा? यस सर। कितना हो जाएगा सर? एग्रीकल्चर इनकम इस बंदे की आ गई 1,50,000, ठीक है। आगे देखो 40% ऑफ द टमाटोज प्रोड्यूस इन मैन्युफैक्चरिंग केचप, द मार्केट वैल्यू ऑफ द टमाटो इज 3 लाख, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज 1,80,000। तो बचे जो 40% है उनसे कितनी इनकम होने वाली है सर? 1,20,000। तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई सर? 2,70,000। सिंपल सी बात है सर, क्योंकि देखो 40% प्रोड्यूस इज प्रोक्योर टू मैन्युफैक्चर, 40% की भी तो कॉस्ट आएगी ना सर, और 40% में भी तो प्रॉफिट है। अगला देखो, ही इंकर्ड 1 लाख फॉर प्रोसेसिंग एंड कैचिंग केचप वाज सोल्ड फॉर 6 लाख। अब केचप बन गया सर, तो देखो सर हमें 3 लाख रुपए कॉस्ट, देखो 6 लाख रुपए में हमने बेचा, ठीक है। 3 लाख रुपीज हमें कॉस्ट पड़ी थी सर। ये देखो मार्केट वैल्यूज ऑफ द टमाटोज कितनी थी? 3 लाख, तो 3 लाख हटा दो सर, और 1 लाख हमने प्रोसेसिंग चार्जेस भी बियर करे, तो ये दोनों अपन माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज जो इनकम है कैचअप बेचने से। तो ये हो गई बिजनेस इनकम और ये हो गई एग्रीकल्चर इनकम। और सर क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट द एग्रीकल्चर एंड द बिजनेस इनकम। तो सर अभी तो निकाल के बताया 2,70,000 और 2 लाख। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल income including education says payable in case of a resident individual age 49 years when computed total income is 3,80,000। ओ भाई इसको याद करो, तो अगर आपको याद हो तो 87A की रिबेट मिल जाएगी। 5 लाख से कम इनकम है तो 12,500 तक तो टैक्स वैसे भी नील हो जाता है, तो सर इसका तो टैक्स आएगा ही नहीं, नील। अगला देखो, ABC charitable trust would like to accumulate the income from the purpose of construction of school building in coming 3 years and therefore set apart 20 lakh out of the current year income. In order to exclude 20 lakh from taxable income, the charitable trust is required to inform the purpose and period for which accumulation is made to the assessing officer in a prescribed form.
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू बी यूज बाय द ट्रस्ट। सर कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फॉर्म नंबर 10। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, जब फॉर्म वगैरह आए, डेज वगैरह आए, तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, इसीलिए बोल रहा हूँ। पास एग्जाम के क्वेश्चन देखना, बहुत सारे रिपीट होते हैं, वहां से याद हो जाएगा। अगला देखो, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस अंडर 148 व्हेन द इनकम इन रिलेशन टू एन एसेट वर्थ 80 लाख आउटसाइड इंडिया चार्जेबल टू टैक्स हैज बीन एस्केप्ड इज फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर बियॉन्ड 3 years अप टू 10 years। सर मैक्सिमम टाइम पीरियड है सर, 3 से ज्यादा और 10 से कम। ठीक है, आगे देखो अगला। सर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ कंपनी एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, 92E वाली बात है, तो सर इनके लिए क्या होता है? सर सिंपल सी बात है, 30 नवंबर होता है। आगे बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 222A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी, कोई एनी अदर कंपनी भी आ जाएगी। तो क्या ये भी कंपनी इस कैटेगरी में फॉल करेगी? यस सर, विच मेक द प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया। तो सर जिसका टीडीएस भी इंडिया में डिडक्ट हो रहा है सर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सिंपल। आगे देखो, एज पर सेक्शन 13B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम बाय एन इलेक्टोरल ट्रस्ट ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट इंक्लूडेड इन इट्स इनकम। सर 95% उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है सर, जितना भी मिलता है उनका 95% वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आगे देखो, फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ सुधा फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन इनकम दिया हुआ है, रिसीव्ड इन टोक्यो। अच्छा ठीक है, अब देखो नॉन रेसिडेंट रहेगा तो टैक्सेबल नहीं है सर, ध्यान रखना। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, कंट्रोल्ड इन इंडिया है सर, तो रेसिडेंट रहेगा तो टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा तो भी टैक्सेबल है, और नॉन रेसिडेंट रहेगा तो सर जितना इंडिया में रिसीव हुआ है सिर्फ वही टैक्सेबल है। आगे देखो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड इन इंडिया, अरे रिसीव्ड इन इंडिया तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो सभी टैक्सेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम नॉन टैक्स प्रीवियसली ब्रॉट इनटू इंडिया, सर ये टैक्सेबल नहीं होता है। तो देखो, व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ सुधा इफ शी इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 96,000 भी टैक्सेबल है, प्लस 6 लाख भी टैक्सेबल है पूरा, प्लस 9 लाख भी टैक्सेबल है पूरा, तो ये आ जाएगा सर 15,96,000। ठीक है, अगर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो। और दूसरा क्या बोला? एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो सिंपल सी बात है सर, अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो डिविडेंड इनकम छोड़ दो सर, ये टैक्सेबल नहीं होने वाली है। सर क्या ये 6 लाख टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर, ये 6 लाख टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया सर। क्या ये 9 लाख टैक्सेबल होगा? यस सर, ये 9 लाख भी टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये प्रॉफिट पास अनटैक्स फॉरेन इनकम तो टैक्सेबल वैसे भी नहीं होती सर, तो 15 लाख। तो सर ये रहा दो ऑप्शन, तो ऑप्शन ये रहा सर 15,96,000 और 15 लाख। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर का। सर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सर आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दो, टाइम वेस्ट ना करो। देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 115 JB inserted by the Finance Act 2016 where the SSC in a unit located in IFSC, ठीक है, IFSC derive its income solely in convertible foreign exchange, the rate of MAT shall be sir 9% instead of 18.5%। सर IFSC के केस में रेट कंसेशनल हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर 9% या इंस्टेड ऑफ 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट। याद रखना, टैक्सेबल प्रॉफिट मत कर देना। अगला, द असेसिंग ऑफिसर व्हाइल स्क्रूटनाइजिंग द रिटर्न ऑफ एन एसएससी फाइंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम फॉर द रीजन ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स ऑफ सच इनकम एंड thus levied a penalty on such underreported income resulting from the misreporting of income. The penalty to be imposed by the assessing officer shall be at the rate of tax payable। कितना सर? 200%, क्योंकि अंडर रिपोर्टेड इनकम है जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स के कारण हुई है। अगला देखो, श्री ट्रांसफर्ड हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ बाय वे ऑफ गिफ्ट सेटलमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हिज वाइफ गॉट अ रेंटल इनकम ऑफ 25,000। तो सर 25,000 इंटू 12, ये 3 लाख रुपीज श्री के हाथ में क्लब हो जाएगा। She made a fixed deposit in the bank from the rental income and she has earned an interest income of 32,000। अब भाई
जो हाउस प्रॉपर्टी थी उससे जो रेंटल इनकम आ रही है, उस रेंटल इनकम को वाइफ ने इन्वेस्ट किया और उससे इनकम हुई, क्या वो क्लब होती है? नो सर। ये 32,000 तो सर उसकी वाइफ पे हाथ नहीं टैक्सेबल है। तो सिंपल है, स्टेट द इनकम चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ श्री 3 लाख रुपीज और वाइफ के केस में 32। तो देखो सर 3 लाख एंड 32, समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। देखो, a non-professional firm ABC and company has a book profit of 12,38,000 in the previous year, ठीक है। The admissible remuneration, आपसे admissible remuneration बोल रहे हैं, तो सर देखो 12,38,000, इसमें तो पहले 3 लाख कटा दो सर। फर्स्ट 3 लाख में तो फिक्स है सर 90% होना है, तो 2,70,000 ही आएगा, ठीक है। बचा कितना? 12,38,000 माइनस 3 लाख, ये आ रहा है सर 9,38,000। इसका 60% कर लो सर, इसका 60% आ जाएगा सर 562800। इसको प्लस कर लो 2,70,000 से, ये हुआ सर 832800। इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल है सर, ये देखो 832800। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, राजेश पेज अ रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ, हिज टोटल इनकम इज 6 लाख रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। Gross total income is reduced by the deduction under chapter 6 except 80GG। 80GG क्या था याद है? 80GG क्या था याद है सर? ऐसा कोई भी पर्सन जिसको HRA नहीं मिलता, वो जो रेंट की डिडक्शन है वो 80GG में क्लेम कर सकता था। ये वही बोल रहे सर, ही इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80G ऑफ एन अमाउंट ऑफ। सर क्या उसको HRA भी मिल रहा है? यस सर। अगर HRA मिलता है तो 80GG में डिडक्शन नहीं मिलती, जो भी रेंट रहती है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, तो डिडक्शन क्या हो जाएगी? नील। अगला क्वेश्चन देखो, रमन होल्ड्स 30% ऑफ द शेयर इन RS लिमिटेड, 30% शेयर होल्ड करता है। स्पाउस इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भाई वो बंदी प्रोफेशनल है। तो नाउ मिसेस रमन इज ड्रॉइंग अ रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000। आपसे पूछेगा द सैलरी ऑफ स्पाउस ऑफ रमन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। सर वो वाइफ की सैलरी वाइफ के हाथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सर, तो स्पाउस ऑफ रमन। सिंपल। अगला देखो, personal earning including income from self acquired property of a member of HUF। कोई अगर HUF का मेंबर है और वो अगर अपनी पर्सनल इनकम कमा रहा है, तो क्या वो पर्सनल इनकम उसी इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होती है? यस सर। अगला देखो, लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट अंडर 234B वुड अराइज व्हेन द एडवांस टैक्स। अरे भाई एडवांस टैक्स कितना? 90% से कम पे हुआ हो तो ये देखो सर 90% ऑफ द असेस टैक्स। सर मैं बता रहा हूं, मैं तो ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना जून 2022 के, मेरे को समझ आ रहा है कितने सारे रिपीटेड है। आप वो पास एग्जाम क्वेश्चन की सीरीज देख लो, बहुत काम आएगी सर। एज पर सेक्शन 271G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वेयर एन एसएससी फेल्स टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। सर हम पढ़ के आए हैं 2% पेनल्टी है सर, ये तो बहुत अच्छे से पढ़े सर, कितने बार वो क्वेश्चन करवाया हूं ये वाला। देखो अगला, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट, कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है ये पूछ रहे भाई। in the hands of the individual who is not a citizen of India, मतलब नॉन रेसिडेंट है। सैलरी रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप। सर बाहर के बाहर है, इंडिया में क्यों टैक्सेबल करोगे सर? नॉट टैक्सेबल। आगे देखो, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट। सर बाहर के बाहर चला, सिर्फ ट्रेनिंग इन इंडिया है, तो क्या ये भी नॉन टैक्सेबल होता है? यस सर। आगे देखो, रेम्यूनरेशन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, क्या ये टैक्सेबल इंडिया में होगी? नहीं सर, ये भी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह की बात है, तो सर नॉन टैक्सेबल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि तीनों इनकम नॉट टैक्सेबल है। अगला देखो, द फैमिली ऑफ डिजीज एम्प्लॉइज रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 कंप्यूट द इनकम टू बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ फैमिली मेंबर एंड ऑल्सो स्टेट विच हेड द इनकम इज टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। तो सिंपल सी बात है सर, फैमिली पेंशन के लिए अपन पढ़ के आए थे सर, जितनी भी फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है इंटू 12 कर लो, अरे यार इंटू 12 कर लो, ये आ जाएगा 1,44,000 और 1/3 सर, और नहीं है, एक सेकेंड सॉरी, ये जितनी भी पेंशन रिसीव हुई है इसका 1/3 कर लो और 15,000 दोनों में विचेवर इज लोअर एक्सेप्ट होता था, तो 1,44,000 का डिवाइड बाय 3 कर लो सर, ये आता है 48,000। तो 48,000 या 50,000 दोनों में विचेवर इज लोअर क्या है सर? 15,000। तो 15,000 एग्जेम्प्ट है, मिली कितनी है? 1,44,000। इस 1,44,000, अरे यार 1,44,000 माइनस 15,000,
तो टैक्सेबल कितनी आ जाएगी सर? 1,29,000। सिंपल। आगे आओ, देखो सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है सर। अगला क्वेश्चन देखो, TG and Company of USA is maintaining and operating a branch in India for the sale of its textile product. The adjusted total income of the branch for the previous year 21-22 prior to the charge of HO expenses of 45 lakh is 250 lakh. ठीक है, Indian branch instead intends to know the maximum amount of HO expense. सर मैक्सिमम कितना है सर? HO का एक्सपेंस अपन मैक्सिमम 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम क्लेम कर सकते हैं। तो सर 250 लाख का 5% कर लो, ये कितना आ रहा है सर? 12.5%। आया समझ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5? कौन कौन सी रिटर्न रिवाइज हो सकती है सर? नॉर्मल रिटर्न हो सकती है, बिलेटेड भी हो सकती है, लॉस वाली भी रिटर्न फाइल हो सकती, अगर टाइम पीरियड में हो गई होगी तो रिवाइज कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज तो आप सभी कर सकते हो। आगे आओ, a taxpayer an assessee want to prefer an appeal against the order of the assessing officer. He has received the order dated 28th August on 8 September. Sir 30 days अगर आप अपील करना चाहते हो असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट तो 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हो। मस्ट फाइल एन अपील बिफोर द CIT अपील्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर क्या है? 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखो, Urvish is engaged in the business of growing in coffee in India. He derived an income from the sale of coffee grown, cured, roasted and grounded. Determine to what extent? सर कॉफी के साथ इतना ट्रीटमेंट हो चुका है तो 40% ऑफ सच इनकम सर टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर सादी कॉफी होती, सिंपल होती, ग्रोन और कर्व्ड होती, क्योर्ड होती तो सर सिर्फ 25% होता। ठीक है, यहाँ तो ग्रोन है, क्योर्ड है, रोस्टेड है, ग्राउंडेड है, सब है तो 40% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, Shangvi purchased her first house at a Vijayawada for occupation on 10 June for 80 lakh. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बीइंग द सेम, ये बोल रहे भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेम है। With bank loan sanctioned on 1st June 2020, she had paid an interest of 4,50,000 during the previous year 21-22. What is the treatment of interest? सर देखो, एक तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अपन कहां पर क्लेम कर सकते हैं सर? अंडर सेक्शन 24 IHP में क्लेम कर लेंगे। अगला EEA में तब क्लेम कर पाते हैं इंटरेस्ट 1,50,000 का जब आपके हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होती। ये तो 80 लाख का है, तो सर अपन मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना क्लेम कर पाएंगे? 2 लाख। सिंपल है, इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख अंडर 24। अगला देखो, Vuana transferred the rental income of 1,20,000 per month to Sneha during the previous year 21-22, but she had not transferred the property in the name of Sneha. वाह, बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए रेंटल इनकम ट्रांसफर हो गई है तो सर ये जो रेंटल इनकम होगी विल बी द टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ Vuana, क्योंकि कोई ऐसे ट्रांसफर हुई नहीं है, जबरदस्ती इनकम थोड़ी ट्रांसफर कर दोगे सर। अगला देखो, द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांटिंग द SSC अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज मैंडेटरी सर, ये आपको देना ही पड़ेगा सामने वाले को। अगला देखो, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप हेड ट्रीटमेंट फर्नेसेस, तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है अब इसमें तो सर ऐसा कोई डेप्रिसिएशन का रेट पड़े नहीं है सर। अब ये क्या लग रहा है सर? कुछ ना कस्टमाइज टाइप का है, देखो लिखा हुआ ना फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप हेड ट्रीटमेंट फर्नेस, तो सर इस केस में मेरे को ऐसा लगता है सर ये अगर आप इसको मानोगे कि सर ये कस्टमाइज है तो 40%, और अगर कस्टमाइज नहीं मानोगे तो सर ये 15% जनरल प्लांट एंड मशीन की कैटेगरी में चल जाएगा। अगला देखो, Ganesh incurred short-term capital loss of 80,000 on the sale of shares during the previous year. सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है? यस सर। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है? यस सर। थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सच लॉस कैन बी, सर देखो 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 थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिया हुआ है, मतलब भैया STT पेड है, तो अगर STT पेड है और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो क्या ये एडजस्ट हो सकता है? यस सर, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है। समझ आया? चलो अब अगला 41 नंबर का क्वेश्चन तो ध्यान दो। देखो 41 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, ज्ञान चैरिटेबल ट्रस्ट owns a capital asset of 5 lakh rupees and 3/4 of the income from such asset is utilized for the charitable purpose. The asset was sold for 12 lakh and from the sale proceed the trust brought another asset for 10 lakh during the previous year 21-22. The amount of capital gain deemed to have been applied for charitable purpose. सर इसने नई एसेट कितने की परचेज की है? 10 लाख की, तो सर कितने का कैपिटल गेन डीम्ड टू बी अप्लाइड माना जाएगा? 10 लाख का। सर जितने की नई एसेट परचेज करी क्या उतने का ही माना जाता है? यस सर।
तो सिंपल है सर, ऑप्शन डी है। अगला देखो, ध्यान दो, प्रिया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय of S Limited has received the amount of retrenchment compensation as she is going out of the money, as she is going out of the company due to the retrenchment process. The total years she worked in the company is 17 years. Average pay equals to 15 days is 30,500. You are required to compute the income which is chargeable under the head salary in the hands of Priya. Sir, SSC has not opted for section 115 BAC. Sir, ये क्वेश्चन में डिफेक्ट है, दिक्कत है। ये क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन से कितना पैसा मिला है कंपनी से वही नहीं बताया है, तो आप कितना टैक्सेबल और कितना एग्जाम तो बता ही नहीं पाओगे सर, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है सर। ठीक है, अगला देखो, PQR Limited, an eligible SSC following mercantile system of accounting carrying on the eligible business under section 44 AD provide the following details. Total turnover for the financial year is 180 lakh. out of the above, मतलब 180 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ सर। 30 लाख being received by cash during the financial year. Oh my God, अगर ये कैश है तो 8% वाली कहानी है। 80 लाख not received till due date of the filing of return. सर नहीं भी रिसीव हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, 8% की कैटेगरी में। अगला 70 लाख being received by check, by account paid check, account paid draft before the due date of filing of return. सर अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो 6% है, तो सर सिंपल है, देखो 110 लाख, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा सर, तो 80 प्लस 30 110 लाख इंटू 8%, ये मेमोरी प्लस में गया, और 70 इंटू 6% ये मेमोरी प्लस में गया। मेमोरी रिकॉल किए तो सर हमारा कितना आ जाएगा अमाउंट ऑफ डीम प्रॉफिट? सिंपल है सर, 13 लाख। आप करके देखो, मल्टीप्लाई आराम से आएगा। अगला देखो, Sudha has to pay 1,20,000 to the cooperative society annually against the house allotted to her by society. She initially paid a sum of 3 lakh to become a member of the housing cooperative society during the previous year 21-22. The term of the payment was for 15 years. The amount allowed to be deducted under ATC for the previous year 21-22. सर इसने पे किया 3 लाख, बट 80C में मैक्सिमम कितना अलाउ होता है सर? अपन पढ़ के आए 1,50,000। अगला क्वेश्चन देखो, deduction under ATC in respect of the life insurance premium is restricted to dash percentage of capital sum assured in respect of the policy issued before. अगर before है तो 20% और after है तो 10%। सिंपल है सर, तो 20 और 10, ये रहा सर ऑप्शन सी। अगला देखो, B non government employee stays at Delhi, received a basic salary of 60,000 per month and a dearance allowance 3,000 per month forming part of the salary. Okay, and is also given a rent-free accommodation. Okay, rent-free accommodation वाली बात है सर। The fair rent of the house is 1,20,000 per annum and the rent of the furniture is 24,000 per annum. सर देखो सर, एक सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है और सर फर्नीचर भी रेंट पे, तो सिंपल है सर, जितना एक्चुअल हायर चार्जेस पेड या फिर 15% ऑफ सैलरी, सिंपल है, अपन कंप्यूट कर लेते हैं। चलो आराम से निकालेंगे सर। SSC इज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, तो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी सर? 60,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 7,20,000। फिर DA दिया हुआ है सर, DA दिया हुआ है 3,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 36,000। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं सर, ये आएगा 7,20,000 प्लस 36,000, ये 7,56,000। ये मैं इसलिए किया हूं क्योंकि सर रेंट्री अकोमोडेशन भी तो निकालना है सर, और रेंट्री अकोमोडेशन क्या है सर? 15% ऑफ सैलरी, तो 15% ऑफ 7,56,000, इसका 15% करते सर, ये आ जाएगा सर 1,13,400। ठीक है, एक तो ये, दूसरा एक्चुअल हायर चार्जेस पे इसने कितना किया है सर? 1,20,000 दिया हो ना सर। फेयर रेंट ऑफ द हाउस दिया हुआ है 1,20,000 पर एनम एंड द रेंट ऑफ द फर्नीचर इज सर 24,000 पर एनम। तो देखो सर, इसने पे किया है सर फेयर रेंट पे किया है सर 1,20,000। तो सर अपन दोनों में विचएवर इज क्या लेते हैं? सिंपल है सर, विचएवर इज लोअर लेते हैं। तो लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी सर?
113400, ठीक है। इसमें अपन ऐड कर लेंगे फर्नीचर का सर 24,000, तो इसमें 24,000 ऐड करोगे तो आएगा सर एक सेकेंड, ये आ जाएगा सर 137400, ठीक है। तो ये अपन 1374 ऐड किए प्लस 756000, तो ये आ जाएगा सर 893400। ये आपकी आ गई ग्रॉस सैलरी। इसमें माइनस कर दोगे क्या चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की, 50,000 की, तो माइनस 50,000, ये आ रहा है सर 843400। देखो सर ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है टैक्स लायबिलिटी। क्या पूछा है, टैक्स लायबिलिटी। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है सर, अपन स्लैब लगा लेंगे। एज कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एज वगैरह कुछ दिया नहीं है सर, तो अपन बिलो 60 मानेंगे और स्लैब लगाएंगे सर। स्लैब कैसे लगाएंगे, पहले 2,50,000 तक तो नील है सर, दिमाग ही मत लगाओ, माइनस कर देते हैं। ये आ जाएगा सर 593400। नेक्स्ट 2,50,000 में 5% माइनस कर देते हैं सर, माइनस 2,50,000। ये है सर 343400। नेक्स्ट नेक्स्ट जितना भी बचा सर, क्या इस पे 20% आ जाएगा, यस सर 20% आ जाएगा। तो अपन इसको करते हैं, ये आएगा 12,500 और ये आ जाएगा सर इसका 20%, ये आ रहा है सर 68,680। ये दोनों को ऐड कर लो सर 12,500, ये आ जाएगा सर 8,1180 और इसमें प्लस कर लेंगे 4%, 4% एजुकेशन सेस प्लस 4%, तो ये आ जाएगा सर 8,4427, या इसको राउंड फिगर करके 8,4430 कर लिया होगा। देखो सर ये रहा, इसने राउंड फिगर भी नहीं किया, वेरी गुड। तो 8,4427 समझ आया, सिंपल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अगला देखो सर 47, संती सोल्ड अ वेकेंट लैंड फॉर 2 करोड़, 2 करोड़ में बेचा है सर ऑन 18 जून 2021। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 25 लाख और 9/10। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर, शी डिपॉजिटेड 90 लाख इन RECL। ओ भाई 50 लाख से ज्यादा मिलता ही नहीं है 54 EC में, बॉन्ड्स में 54 EC में आप 50 लाख ही क्लेम कर पाओगे। आपसे पूछ रहा अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, तो निकालना पड़ेगा सर। देखो भाई सेल कंसीडरेशन तो 2 करोड़ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना पड़ेगा सर 25 लाख इंटू, भाई करो, ये आपको दिया हुआ 317 और 148 इंटू 317 डिवाइडेड बाय 148, तो ये कितना हो जाएगा 25 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय 148। सर ये आ जाएगा, सर मैंने राउंड फिगर किया ना, 53.5473 ये आ रहा है सर। अब आप इसको माइनस कर लो 2 करोड़ में से, तो अगर चाहो तो इसको लाख में ही लिख सकते हो। अगर लाख में लिखोगे तो ये आ जाएगा सर, 1 मिनट, एक काम करते हैं लाख और जीरो में ही लिख लेते, नहीं तो स्टूडेंट गड़बड़ कर देंगे। 5 लाख, ये 10 लाख, ये 2 करोड़, ठीक है। इसको भी पॉइंट हटाते हैं और लाख में लिख लेते हैं सर, ज्यादा बेटर है। तो 25 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय 148, ये आ रहा है सर 53,547 29 तो 30 कर लेते, राउंड फिगर कर लेते सर, माइनस कर लेते 2 करोड़ से, 20 लाख 2 करोड़, ये आ रहा है सर 146,45270। 1 मिनट, सही है नहीं है, हाँ ठीक है। इसमें माइनस करेंगे 54 EC सर, और EC कितना मिलेगा, मैक्सिमम 50 लाख मिलता है सर, तो 50 लाख इसमें माइनस कर दो, 50 लाख ये माइनस कर लिए, तो ये हमारा आ गया सर 96,45270। ये हमारा सर कैपिटल गेन आ जाएगा, वो भी लॉन्ग टर्म। देखते हैं सर आ गया, ये रहा 96,45270। समझ आया, मैं आपको कंप्यूट करके सिखा रहा हूं सर, ये बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट को।
Shirish father is dependent on him and suffering with 90% disability. Shirish has incurred an amount of 98,000. सर 90% disability है. अब ये कितना भी खर्चा करे इससे हमें कोई मतलब नहीं है सर, हमें कोई मतलब नहीं है कितना भी खर्चा करे. हम पढ़ के आए सर 80DD है सर, जहां पर कोई पर्सन डिसेबिलिटी वाला हो और 80% से ऊपर हो तो उसको सीवियर डिसेबिलिटी में लेते हैं. तो उस केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर आपको कितना अलाउ हो जाता है? 1,25,000. समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो 49. Santa, age 50 years, provide the following details for the previous year 21-22. Fabric business income 36 lakh. Speculative business loss. सर एक बात याद रखना है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सर नॉर्मल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये इससे एडजस्ट नहीं हो पाएगा. फैब्रिक बिजनेस लॉस, हाँ ये इससे एडजस्ट हो जाएगा सर, ये से एडजस्ट हो जाएगा. इनकम ऑफ ए सन क्लब, ये भी टैक्सेबल है सर. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से दिया हुआ है, टीडीएस दिया हुआ है, एडवांस टैक्स दिया हुआ है. आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट टैक्स लायबिलिटी और बंदा 115 पीएससी ऑप्ट नहीं किया है, निकालना पड़ेगा सर, थोड़ी मेहनत है. तो 36 लाख, देखो सर 36 लाख, एक मिनट, ये 36 लाख माइनस 12 लाख, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 लाख. ठीक, उसके बाद इसके बच्चे का भी तो है सर 4 लाख प्लस 4 लाख, तो ये आ जाएगा सर 28 लाख. मैं जीरो गलत तो नहीं कर दिया हूं? मेरे को लग रहा है जीरो गड़बड़ कर दिया मैं भाई. 36 लाख था, 36 लाख, 1 2 3 4, अरे हद हो गई है. 12 लाख है सर ये, ठीक है. फिर ये 24 लाख है, ठीक है. फिर 4 लाख है, तो ये 28 लाख हो गया सर. ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है सर? इसका डिडक्शन दिया हुआ है 3.5 लाख का. 3.5 लाख का डिडक्शन माइनस कर देते. डिडक्शन 3.5 लाख माइनस करते. देखो सर 28 लाख माइनस 3,50,000, यार है सर 24,50,000. ठीक है, ये इसकी आ गई सर टोटल इनकम. अब इसमें टैक्स निकालते सर. टैक्स आपने सीख के आया था पहले. देखो सर हम टैक्स सीखे 10 लाख तक तो फिक्स है सर, 112500 आने वाला है. उसके ऊपर कितना है सर? 14,50,000. इसका 30% कर लेते हैं. 14,50,000 इसका 30%, 4,35,000. इसको ऐड कर लेते हैं सर 112500 में, तो ये आ जाएगा सर 547500 प्लस कर लेते हैं 4%. अच्छा 4% बाद में भी प्लस करेंगे तो चलेगा सर. 547500 ये आ गया सर. टैक्स अभी इसमें सर वो भी तो लिखा ना, टीडीएस और एडवांस टैक्स पे किया है, तो माइनस कर लो सर. माइनस टीडीएस एंड एडवांस टैक्स कितना है सर? कितना है, एक मिनट, 2 लाख और 3,60,000, तो माइनस कर लेते सर. इसमें 2 लाख माइनस कर लो, ठीक है, माइनस कर लो 3,60,000. अच्छा इसमें अभी 4% बच गया है ना, 4% और ऐड करना पड़ेगा, प्लस 4% कर लो, तो ये आ जाएगा सर ऐड करने के बाद 569400. 4% ऐड करके चलो माइनस 2 लाख माइनस 3,60,000. तो सर इसका टैक्स कितना आ जाएगा सर? 9400 का टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी. आप सिंपल है 4% ऐड करके चलो, ज्यादा बेटर है सर, नहीं तो कहीं ना कहीं आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी. बेटर है पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लो, फिर बाद में टीडीएस और एडवांस टैक्स माइनस कर लेना. तो इसकी टैक्स लायबिलिटी 9400 है. चलो देखते हैं सर, ये रहा 9400. समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो सर, इसके बाद जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा सर, ध्यान दो. Where it is not clear as to whom against the 2% has received the income, the assessing officer can commence the proceeding against both the assessee to determine the question as to who is responsible for paying tax. The assessment is called as protective है सर, क्योंकि दोनों के खिलाफ कर रहे हैं, बाद में जिससे रहेगा उसके खिलाफ ले लेंगे और दूसरे वाले को पैसा वापस कर देंगे. प्रोटेक्टिव असेसमेंट बोलते हैं इसको. समझ आया? अब देखो सर 51 नंबर क्वेश्चन से अपना जीएसटी चालू है. फटाफट जीएसटी करना है और कस्टम करना है सर, और खत्म करना है. ठीक है, चलो ध्यान देना. देखो 51 नंबर का क्वेश्चन, कैन द टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट? नो सर, कंपोजिशन वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती ही नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं मिलती कंपोजिशन वाले को. व्हेन कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन बी लायबल टू कैंसिलेशन? देखो सर
registered person है. When can a registration be liable to cancellation? If person does not conduct business from the declared place of business. Yes sir, ये कंडीशन है, हम पढ़ के आए हैं सर. जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है सर प्रॉपर ऑफिसर. वॉलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B. अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 21 के अमेंडमेंट के बाद हट गई है. पहले इस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था, अब नहीं होता है सर. तो अगर इसके हिसाब से, इस पेपर के हिसाब से चलोगे तो आंसर में इसको इंक्लूड करना चाहिए. बट अगर नए लॉ के हिसाब से चलोगे तो इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए. इस चीज का ध्यान रखना सर. नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ और 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड इन केस ऑफ कंपोजिशन एंड डीलर. सर क्या ये कहानी है? यस सर, ये दोनों कहानी है. तो बेसिकली देखा जाए तो नए लॉ के हिसाब से ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से आंसर तो सर फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए. समझ आई बात? आगे देखो अगला क्वेश्चन. एज पर सेक्शन 16 ऑफ द IGST जीरो रेटेड इंक्लूड एक्सपोर्ट आता है, सप्लाई टू SEZ आता है, सप्लाई टू SEZ यूनिट होता है. सर ये तीनों पॉइंट है सर, ये तो इजी है, सिंपल है. डैश एंड डैश आर द 2 यूनियन टेरिटरी एट विच UTGST इज नॉट एप्लीकेबल. नहीं होता एप्लीकेबल बोल रहा है, तो सर दिल्ली में नहीं होता और पौंडीचेरी में नहीं होता है. ठीक है, अगला देखो सर. एज पर रूल 50 ऑफ द CGST एक्ट 2017 द रिसिप्ट वाउचर मस्ट कंटेन. रिसिप्ट वाउचर में क्या होना चाहिए सर? डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ये तो सिंपल क्वेश्चन है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगला देखो. Bharat Limited is engaged in making sweets. The company on Diwali distributed the sweets to its employees. Can the company claim ITC? No sir, personal purpose है, ITC मिलती ही नहीं है. आगे देखो. Unless and until, याद है ना सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट नहीं मिलेगी सर, पर्सनल पर्पस. Unless and until notified by the central government on recommendation of the council, CGST, IGST and UGST shall not be levied on the following supplies. सर पेट्रोल में नहीं होता, पेट्रोल डीजल में नहीं होता, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल. सर ऑप्शन डी है सर, किसी में भी एप्लीकेबल नहीं है. अगला देखो 58. एज पर सेक्शन 17 ऑफ द CGST एक्ट फॉर बैंकिंग कंपनीज यूजिंग इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पार्शियली फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्शियली फॉर एग्जेम्प्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सर ITC शैल बी कंपल्सरी रेस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल. यस सर, ये ऑप्शन भी इनके पास होता है, प्लस 50% वाला भी ऑप्शन होता है. तो सर बैंक वाला चाहे तो कोई भी ऑप्शन ले सकता है. तो हमारा आंसर क्या होगा सर? सी. सिंपल है. ए इज अ ट्रेवल एजेंट, एयर ट्रेवल एजेंट. एयर ट्रेवल के केस में याद है सर, डोमेस्टिक बुकिंग हो तो 5% और इंटरनेशनल बुकिंग हो तो 10%. तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2500. और सर इंटरनेशनल बुकिंग कितना? 1 लाख. 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर? 10,000. तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा सर? 12,500. आपसे ये तो पूछेगा सर वैल्यू ऑफ सप्लाई 12,500. सिंपल है. अगला क्वेश्चन देखो. द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट GST वॉज फ्रांस. और सर कब इंप्लीमेंट किया था? 1954. सिंपल है सर. अगला 61 नंबर का क्वेश्चन देखो, ध्यान दो सर. देखो 61 नंबर का क्वेश्चन. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम अंडर सेक्शन 10? सिंपल सी बात है सर, अगर कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो उसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन, व्हिचएवर इज अर्लियर होता है, लेटर अपन पढ़े ही नहीं सर. What should be the treatment of tax element in a capital asset under GST? सर सिंपल सी बात है, या तो आप कैपिटलाइज कर लो, डेप्रिसिएशन ले लो, और या तो आप ITC ले लो सर. आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो सर. दोनों नहीं कर पाओगे, एक कर पाओगे सर. ठीक है, अगला देखो. The IGST deals with interstate import into India, supply made outside India. सर क्या ये तीनों ऑप्शन सही हैं? यस सर. When employer gives goods or services to his employee, it will not be considered as taxable supply for the purpose of GST if the value of supply of an employee does not exceed. किससे exceed नहीं करता? 50,000 से. अगला. Shikhar of Hyderabad purchase goods for 12 lakh from Arnab of Mumbai and hold the goods at the location of the supplier at Delhi. सर लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है सर? दिल्ली है. सर कहां से गुड्स सप्लाई हो रहा है? दिल्ली से. तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? सर दिल्ली, जहां से गुड्स सप्लाई हो रहा है. सिंपल सी बात है. अगला देखो. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट ऑन अ कॉमन इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू इनपुट सर्विसेज. सर ये तो पहले ही पॉइंट सही है. अगला देखो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, नहीं सर ये पॉइंट तो सही नहीं होता, तो यही होगा इसका आंसर. अगला देखो. बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर IGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट व्हिच लायबिलिटी? IGST के लिए पहले होता है, फिर C के लिए होता है, फिर S के लिए होता है. आगे बढ़ो.
इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू एसईजेड नो टैक्स इज पेबल इन केस ऑन द इनपुट यूज। सर क्या आईटीसी पूरी मिल जाती है? यस सर, पूरी आईटीसी मिल जाती है, पूरी पूरी जीरो रेटेड सप्लाई माना रहता है और आईटीसी पूरी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो 69 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, किसको नहीं माना जाता है? परमानेंट ट्रांसफर अपन पढ़ के आए सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, इसको भी पढ़ के आए सर। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, ये भी पढ़ के आए सर, प्रिंसिपल एजेंट वाला। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन, सर ये पॉइंट पढ़ के नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सिंपल। याद है ना सर, शेड्यूल 1 में तो पढ़े ये सब ट्रांजेक्शंस। अगला देखो, सेंटर प्रोवाइड कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, सिंपल है सर। अगला क्वेश्चन देखो 71, ध्यान दो सर, पूरा ध्यान देना। देखो 71 नंबर का क्वेश्चन, इन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख। कहां पर है जहां पर 10 लाख नहीं 20 लाख की लिमिट है? तो देखो सर, मणिपुर में तो 10 लाख की लिमिट है सर, मेघालय जहां पर 20 लाख की लिमिट है, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट है सर। अगला देखो, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017 द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु डज नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस। अरे भाई, अगर इसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो क्या इसका रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा? यस सर। आगे देखो, आईजीएसटी इज पेड इज अवेलेबल एज क्रेडिट इन ऑर्डर टू सेट ऑफ अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ एन आउटपुट सप्लाईज। तो सर सबसे पहले आईजीएसटी से जाता है, फिर सी से जाता है, फिर एस से जाता है। अगला देखो, a goods and a service tax practitioner can undertake the following activity if authorized by the taxable person। प्रैक्टिशनर क्या क्या काम कर सकता है सर? आपके इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज डाल सकता है, रिटर्न डाल सकता है, ये सब तीनों काम कर सकता है सर, सिंपल ऑप्शन। अगला, आईटीसीएस सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सर आईटीसीए तो क्रेडिट लेजर में ही तो जाएगा सर। अगला देखो, एज पर रूल 31A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी रन। याद है ना सर, 100/118 हो जाता है सर, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये 1112 जो 114 दिया हुआ ये सर पुराना है सर, ये 1112 नहीं रहा सर, 1118 हो गया सर, 118 हो गया सर। तो सर अगर पुराने के हिसाब से चलोगे तो ये ऑप्शन सही है सर, क्योंकि सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट 118 से लेते हैं और एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिचएवर इज हायर वाली वैल्यू ले लेते हैं, बट ये 118 हो चुका है सर, पुराना है 112। ठीक है, आगे देखते हैं। Which out of the following state passed first state GST bill? सर गुजरात था सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था, देखो जो बिल पास किया था। Which out of the following statement is true regarding compulsion scheme? ट्रू पूछ रहा है सर, क्या कंपोजिशन स्कीम के लिए सही है? कंपोजिशन स्कीम इज कंपलसरी, नो सर ऑप्शनल है। टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन कलेक्ट टैक्स, नहीं सर वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता। कंपोजिशन डीलर में इफेक्ट इंटरस्टेट, नहीं सर इंटरस्टेट हो ही नहीं सकता, इंटरस्टेट सिर्फ सेम पैन नंबर का होता है। कंपोजिशन डीलर डील्स इश्यूज बिल्स ऑफ सप्लाई रेदर देन टैक्स इनवॉइस, यस सर ये ऑप्शन सही है सर। आगे देखो, असेसेबल वैल्यू दे दिया 6 लाख, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, आईजीएसटी 12%, सोशल वेलफेयर चार्जेस 10%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस सर, आराम से कस्टम निकालना है सर। चलो, असेसेबल वैल्यू दिया हुआ है आपको 6 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10%, तो ये सर 10% हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6,60,000। सोशल वेलफेयर चार्जेस कितना दिया हुआ है सर? सोशल वेलफेयर सरचार्ज ना कितना दिया हुआ है सर? 10%। सर ये सोशल वेलफेयर चार्जेस जो 10% है, क्या वो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है? यस सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी में लगता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर? 6,66,000। ठीक, ये जो वैल्यू है ये क्या इसी वैल्यू पे आईजीएसटी सर जो आईजीएसटी हमको लगाना है क्या वो इस वैल्यू पे लगेगा? यस सर, आईजीएसटी कितना दिया हुआ है? आ गया, ये रहा 12% आईजीएसटी सर। तो अपन आईजीएसटी निकालेंगे इसका 12%, तो निकालो सर ये कितना आ रहा है? 6,66,000, इसका 12% ये आ रहा है सर 7,9920। हाँ यही आ रहा है सर, ठीक है। इसको ऐड कर लो सर, तो ये आ रहा है 745,920। ये फाइनल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स हो जाएगी, फाइनल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है सर, ठीक है। आपसे पूछा है टैक्सेस कितने, तो टैक्सेस तो सर 60,000 है,
बेसिक कस्टम ड्यूटी सर 6000 है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस 79920, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 79920 प्लस 6000 प्लस 60,000, ये आ रहा है सर 145,920। सिंपल, इतना ही तो टैक्स पे किया सर। आओ सर, ये रहा 145,920, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, as per schedule 1 of the CGST Act 2017, any kind of disposal or transfer of business asset made by an entity on a permanent basis qualifies as supply even though it is without consideration। सर विदाउट कंसिडरेशन तभी क्वालिफाई करेगा जब आपने उसमें आईटीसी लिया होगा, शेड्यूल 1 में पढ़ते हैं सर। आगे देखो नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दो सर। 81 नंबर का क्वेश्चन, तनिष्क ऑफ दिल्ली प्रोवाइड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ मशीनरी टू हरिका इन गोवा। हरिका वॉज रजिस्टर्ड इन उड़ीसा, वो कहां पर रजिस्टर्ड है, उड़ीसा में। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रिपेयर इन रिस्पेक्ट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। सर हरिका कहां की है, रजिस्टर्ड उड़ीसा की है, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, उड़ीसा। सिंपल। आगे देखो, as per section 16 of the CGST Act 2017, whether credit on input can be availed based on the receipt of document or on the receipt of goods। सर हम क्रेडिट तो तभी ले सकते हैं सर जब रिसिप्ट हो जाता है गुड्स का और डॉक्यूमेंट्स का, सर दोनों चीजों का रिसिप्ट होना जरूरी है सर। अगला देखो 83 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द CGST फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कौन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आता, सर ये तीनों तो आते हैं, यही पर्सन है जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आता क्योंकि इसके लिए लिमिट देखी जाती है। अगला, What is the objective behind the levy of cess under GST? सर सेस क्यों लगाया गया था, सेस इसलिए लगाया गया था क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के कारण अगर लॉस होगा तो उस लॉस को कंपनसेट किया जाए। सर वेलफेयर वगैरह ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये भी कोई बात ही नहीं थी। टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू, सर ये वाला तो पॉइंट है, ड्यू टू जीएसटी। अगला देखो, DSR Limited is a manufacturer of food products supplied in a package consisting of chocolate, cakes and sweets। सर ये मिक्स सप्लाई है, और अगर मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट कितना है 28%, वही एप्लीकेबल हो जाएगा। प्राइस पर पैकेज दिया हुआ है 1250, तो 1250 इंटू कितने पैकेजेस है 1200 इंटू 18% करते हैं सर, 1250 इंटू 1200 इंटू 18% है, एक मिनट, 1250 इंटू 1200 इंटू 18%। सर ये आपका आ रहा है, सर ये आपका मिक्स सप्लाई है, और मिक्स सप्लाई है तो सर ये कितना आ रहा है सर, सिंपल सी बात है सर 4,20,000। समझ आया, बैठा दिमाग में। सर ये 28% है, सॉरी मैं 18 लिख दिया था, 28% है, हाईएस्ट रेट लिया जाता है सर। ठीक है, आगे देखो, इन केस ऑफ अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर CGST इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ऑन। इनपुट टैक्स क्रेडिट कब अवेल कर सकते हैं सर, देखो, stock held on the day immediately preceding the date which he becomes liable to pay tax under the provision of this act provided application for registration is filed within 30 days। सर पहला वाला ही है, जहां पर जिस दिन अपन liable to register होते हैं, ठीक है, उससे 30 दिन के अंदर अगर अपन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लिए तो सिंपल है सर, जितना भी इनपुट अपन के पास पड़ा है क्या स्टॉक की क्रेडिट ले सकते हैं। यस सर, ये अपन सेक्शन 18 में पढ़ के आते हैं सर। आगे देखो, स्पेशल केस हुआ करता था ना सर, सेक्शन 18 का फर्स्ट कंडीशन है। अगला देखो 87 नंबर, अंडर सेक्शन 15 ऑफ द UTGST एक्ट 2017 हु इज एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। सर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के पास तो पूरा पावर है सर। इन रिस्पेक्ट ऑफ द विच आइटम मेंशन्ड बिलो द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017 आर नॉट एप्लीकेबल एज रिलेटेड प्रोविजंस आर इन द गिवन इन UGST। तो सर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ UTGST होगा, उसमें CGST अप्लाई नहीं होता है सर, क्योंकि UTGST अप्लाई होता है। 89 देखो सर, Rule 30 of the CGST rules 2017 inter alia provides that value of supply of goods or services or both based on the cost shall be 110% of the cost of production or manufacture or the cost of acquisition of such goods or the cost of provision of such services। सिंपल सी बात है सर, 110%। अगला देखो, सात्विक has received the goods in 5 lots in the respect of the single invoice। सर अगर लॉट पे गुड है तो सर हम पढ़ क्या है, लॉट्स के केस में जो लास्ट लॉट रिसीव होता है ना सर, वहां पर पूरी क्रेडिट मिलती है। तो सर क्रेडिट तो मिलेगी, फर्स्ट लॉट पे नहीं मिलेगी, ईच लॉट पे नहीं मिलेगी, बट लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगी। सिंपल है सर। अगला देखो, ध्यान दो सर, 91 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दो। देखो 91 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट। सर इनके लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है सर, 90 डेज,
और चाहे तो फर्दर एक्सटेंड 90 डेज भी कर सकते हैं सर। तो पहले तो 90 डेज ही है सर। आगे देखो, द इंटीग्रेटेड टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सर। गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, नो सर। अपॉर्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इक्वली, यस सर, वो दोनों में बांट देते हैं सर। अगला देखो 93 नंबर का क्वेश्चन, द लायबिलिटी टू पे जीएसटी वुड डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म द ट्रांजैक्शन अलाइन टू द सप्लायर who is registered with GST, issue tax invoice, collect GST and pays it to the government। सर इसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं क्योंकि सप्लायर सब चीजें कर रहे हैं। अगला देखो, शक्ति लिमिटेड परचेज एन एयरक्राफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। सर क्या इसमें क्रेडिट अलाउ हो जाएगी? यस सर, क्योंकि फर्दर सप्लाई में क्रेडिट अलाउ हो जाएगी। प्रिंसिपल एंटाइटल्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स सेंट फॉर अ जॉब वर्क, कितने टाइम के अंदर रिटर्न करवाना पड़ता है सर? अगर कैपिटल गुड्स है तो हमारे पास टाइम पीरियड 3 इयर्स है, और अगर रॉ मटेरियल होता तो कहानी अलग होती सर। ये कैपिटल गुड्स है, ध्यान रखना सर, कैपिटल गुड्स में कंफ्यूज मत होना, 3 इयर्स है सर, ठीक है? स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अगला देखो, फॉर रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड द रिफंड एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है सर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्राइवेट बॉन्ड वेयर हाउस? देखो सर, owned and managed by the private entity, ये तो सही है सर। Availability of space certificate from the warehouse keeper would be required, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पढ़े अपन। Only dutiable goods will be warehouse, yes sir। Non generally allowed where the public bonded warehouse are available, सिंपल सी बात है सर। तो ये बी वाला पॉइंट है वो नॉट ट्रू है सर, ठीक है? अगला देखो, determine the rate of duty drawback if period between the date of clearance for own consumption and the date when the goods are placed under the custom control for export more than 6 months but not less than 9 months, but not more than 9 months। तो सर अप टू 3 months तो 95 होता है, 3 से 6 85 होता है, 6 to 9 के बीच में कितना होता है सर? 75%, सिंपल। अगला देखो, the application by exporter to custom officer for clearance of goods for exportation is, शिपिंग बिल भी बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सपोर्ट भी बोलते हैं सर, आइदर ए और बी, सिंपल बात है। Where the goods consist of more than one material or substance, then the heading which provide the most specific description shall be preferred to heading providing a mere general description। सर जहां पर अपन स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के पीछे जा रहे हैं, इट इज एन एप्लीकेशन रूल एज स्पेसिफिक ओवर जनरल, सिंपल है सर। ये हमने आपका जून 2022 का पूरा पेपर सॉल्व किया। अब कोई भी डाउट वगैरह क्वेरीज हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो सर। अब मैंने तो सर आपके सीएस वालों के पूरे पास एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए सर। अब इसका जितना फायदा आप उठा सकते हो, फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काम कूल होके जाना जरूरी है सर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी आ रहे हैं सर। पेपर इजी नहीं होते, सॉरी पेपर इजी होते हैं बट आपका हड़बड़ाना जरूरी नहीं है सर। आप वहां अगर हड़बड़ा गए तो चीजें बिगाड़ दोगे सर। आपको वहां पर काम कूल रिलैक्स होकर पेपर बनाना है। जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है उसको पहले बनाना, जो क्वेश्चन थोड़ा कम आता है उसको बाद में बनाना, आराम से क्वेश्चंस करना, हड़बड़ाना मत। टैक्स के पेपर में आप लोग ज्यादा डरते हो इसलिए पेपर बिगड़ जाता है, डरना मत। मैंने भी सीएस में टैक्स का पेपर दिया सर, मेरा भी टैक्स में सर 75 आया है सर। तो अगर आप हड़बड़ाओगे नहीं तो टैक्स में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करना, जितना बेस्ट आता हो। जो एकदम ही नहीं आता हो उसको छोड़ सकते हो, ठीक है? बट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो एंड प्लीज आराम से ध्यान देके पेपर बनाना, ठीक है? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।